रूस यूक्रेन की जंग से पहले ज़रा एक नज़र माजी पर डाल लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और 1942 का वक्त है। 1942 में हिटलर की फ़ौजें रूस के मशहूर शहर स्टालिनग्राड की फतह के लिए उसका मुहासरा कर चुकी हैं। वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी हैं। हिटलर की मशहूर छठी आर्मी और पैनर डिवीजन इस हमले में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने तकरीबन 900 दिनों तक शहर का मुहासरा किया हुआ है। इस अरसे में जर्मन एयरफोर्स ने बेहतरीन लड़ाका तैयारों का पूरा यूनिट झोंक दिया। आगाज में हिटलर की फौजें कामयाब रहीं, लेकिन सर्दी के साथ साथ जर्मन फोर्सेस के हौसले भी ठंडे पड़ते गए। मुसलसल बर्फबारी और रूसी अफवाज की ज़बरदस्त कार्रवाइयों की वजह से जर्मन फौजी रूसी अफवाज के घेरे में आकर ख़त्म होने लगी। इतना नुकसान रूसी अफवाज ने नहीं किया जितना नुकसान बर्फबारी और ठंड ने जर्मन फोर्सेस का किया। नतीजन लाखों की तादाद में हलाकतें हुई। दफाई माहरीन के मुताबिक स्टालिनग्राड के महाज पर लगभग 20 लाख अफराद हलाक हुए। इसके बाद जर्मन फोर्सेस शिकस्त खाती चली गईं और आखिरकार हिटलर भी मारा गया और यूं जर्मनी पर इत्तेहादी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं अभी की। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। उसको एक खास मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला इस वजह से किया क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल हो रहा था और रूस को ये काबिल कबूल नहीं था कि उसकी सरहद का बड़ा हिस्सा नेटो की सरहद से लगे, क्योंकि नेटो बनाया ही रूस के खिलाफ गया था। तो रूस ने खुद को गैर महफूज और मुहासरे में आता देखकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। शुरू में रूस काफ़ी कामयाब रहा और कीव के करीब तरीन पहुँच गया, लेकिन जैसे जैसे नेटो ममालिक ने असला दर भेजना शुरू किया और यूक्रेन फोर्सेस ने भी दलेरी दिखाना शुरू की, रूसी अफवाज पीछे हटना शुरू हो गई। यहाँ तक कि रूस जब कीव, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, उसके मुहासरे के बिल्कुल करीब था, और वही रूस उससे बहुत दूर धकेला जा चुका है। जंग अभी जारी है। यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ होती है कि कोई मुल्क भी सिर्फ हथियारों और फौज के दम पर कायम नहीं होता, बल्कि इकॉनमी उसमें अहम रोल प्ले करती है। कहने को तो रशिया दुनिया की दूसरी फौजी ताकत है, लेकिन वो यूक्रेन के सामने बहुत कम नज़र आ रही है। अगर कोई चीज़ रूस को बचाए हुए है तो वो है ऑयल और गैस। रूस इसका इस्तेमाल भी बेहतरीन अंदाज से कर रहा है। जैसे जैसे यूरोप में रूस पर पाबंदियां लगाई, बदले में रूस तेल और गैस की सप्लाई कम करता गया। अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके तकरीबन डेली 3 घंटे का पावर कट फेस कर सकता है। यही नहीं, पूरा यूरोप भी शदीद मुश्किलात में फंसा हुआ है। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। अगर कोई एक मुल्क मुतासर होता है तो पूरी दुनिया उससे मुतासर होती है। अमेरिका बहादुर, जो कि एक सुपर पावर है, स्टेटिस्टा के मुताबिक उसका इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर जा चुका है और वो तारीख के बदतरीन मसाइल से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ ये बात अहम है कि अमेरिका के पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वाफर ऑयल मौजूद है और वो उससे अपना गुजारा कर सकता है, और अगर चाहे तो उसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान की जानब। अगर हम अपने रीजन की तरफ देखें तो इंडिया और चाइना इस वक्त दरादर रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं, जो कि आलमी मार्केट से 30% सस्ता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने भी रूस से तेल खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन यूरोप और अमेरिका के हौफ से पाकिस्तान इसमें नाकाम रहा। ये बात नहीं कि अमेरिका ने इंडिया को रोकने और दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने साफ कहा कि हमने अपने लोगों को पालना है, आपने नहीं। उन्होंने दबाव की कोई परवाह नहीं की और अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए दरादर रशिया से सस्ता ऑयल खरीदा। इस वक्त इस दुनिया में हर मुल्क अपना सोच रहा है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान यूरोप और अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी कर रहा है और रूस को अपने शाहिद 136 ड्रोन्स भी फराहम कर रहा है, जिसका रूस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इंडिया यूएसए के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, लेकिन वो चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत भी करता है। वो अमेरिका को भी खुश रखता है और रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के कहने पर न रूस से ताल्लुकात खराब किए और ना ही तेल की सप्लाई बढ़ाई।
اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے پاس اس وقت ریزرو میں صرف $5.8 بلین موجود ہے اور قرضہ $130 بلین سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اگر انڈیا کے فارن ریزرو کی بات کریں تو اس کے پاس $532.8 امریکی ریزرو میں موجود ہیں۔ اگر فارن پالیسی کی بات کی جائے تو پاکستان کے اپنے ہی ہمسایوں کے ساتھ حالات خراب ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ طالبان بھی پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب، جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنی فوج کی ٹریننگ انڈیا سے کروائیں گے اور وہ پاکستان کے خلاف ڈیورنڈ لائن پر ہونے والی فینسنگ کے خلاف بھی کافی بیانات دے چکے ہیں، یعنی انہوں نے پاکستان کو بائی پاس کرنے کی کافی کوشش کی ہے۔ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک ناکامی ہے۔ میرا پیارا پاکستان اپنے اندر بہت سے معدنیات لیے بیٹھا ہے۔ ریکارڈنگ جو کہ بلوچستان میں واقع ہے، اس میں 5.9 بلین ٹن کا سونا، پاکستان کی زرخیز زمین کے باوجود اسے گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ اگر بات کریں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی تو کافی حد تک انسٹیبل ہو چکی ہے۔ ہمیں اب سچائی کو مان کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان میں بہت سا ٹیلنٹ موجود ہے اور ہر وہ چیز موجود ہے جو اسے اکنامیکلی مضبوط بنا سکتی ہے۔ کیا پاکستان کو امریکہ کو بائی پاس کرتے ہوئے، یورپی یونین کی پالیسیز کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی عوام کے لیے سستا پیٹرول اور گیس خریدنی چاہیے؟ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ اس وقت پورا ملک ہی شدید مہنگائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ہم گیس کی ریٹس کی بات کریں تو گیس کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے گیس کا ریٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجئے گا۔ میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔